आज हम करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट सीरियल सिस्टम, यानी अनाज जब संग्रहण के लिए आते हैं तो वो इस बीच किन किन चरणों से होकर गुजरते हैं। अनाजों में आपके सब आ सकते हैं, चाहे गेहूं है, चावल है, मक्का है, राई है, बाजरा है, ये सभी अनाज हैं। लेकिन प्रोसेसिंग इन्हीं सब चरणों, सभी की प्रोसेसिंग सेम होती है। इन्हीं चरणों के अनुसार उसको निकाला जाता है। तो फर्स्ट आपका आता है अनाज। अनाज से पहला होता है हार्वेस्टिंग। जब आप अनाज खेतों पे लगा देते हैं तो उसके बाद जब वो अच्छी तरह से तैयार हो जाता है तो फिर उसकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई की जाती है। जब प्रॉपर रूप से अनाज तैयार हो गया तो हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग विभिन्न प्रकार की मशीनें होती है जिनके द्वारा अनाजों की कटाई की जाती है। लेकिन अभी भी जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर अनाज नहीं उगाया जाता, वहाँ पर लोग हाथों के माध्यम से ही, हाथों के द्वारा ही अनाज की कटाई करते हैं। नेक्स्ट आता है कटाई के बाद आपका आता है विनोइंग। विनोइंग वो प्रक्रिया है जिसमें अनाजों की जो भूसी है उसको अनाज से अलग किया जाता है, जो उसका छिलका है उसको अलग किया जाता है। तो इस विनोइंग के लिए भी बहुत सारी मशीनें होती हैं। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है विनोइंग करने की, और इसमें अनाज को डाला जाता है और उसमें एयर प्रेशर के माध्यम से जो भूसी निकल कर आती है उसको उड़ाकर अलग कर दिया जाता है और अनाज प्राप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका ड्राइंग। जब आपके पास ये भूसी हटा हुआ अनाज आपके पास आ गया तो फिर उसको धूप में सुखाया जाता है। अगर मौसम में आर्द्रता है तो उस समय कृत्रिम मशीनों का, कृत्रिम उपकरणों का प्रयोग करके या ड्रायर्स का उपयोग करके उस अनाज को सुखाया जाता है। अगर आप उसको बिना सुखाए उस अनाज को स्टोर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं नमी उस अनाज के अंदर रह जाती है और वो उसको खराब करने में कहीं ना कहीं उसके लिए उत्तरदायी होती है। तो अच्छी तरह से वो अनाज को सुखाने के बाद लास्ट आपका आता है स्टोरेज। फिर उसको आप किसी भी कंटेनर्स में या बोरियों में भरकर उसको स्टोर कर लिया जाता है और ऐसे कमरे में स्टोर किया जाता है कि ऐसे गोदाम में स्टोर किया जाता है जहां पर नमी ना हो और धूप की प्रॉपर व्यवस्था वहां पर हो। थैंक यू। नेक्स्ट आपका आता है प्राइमरी प्रोसेसिंग। अब आपके पास जब अनाज आ गया तो अनाज से किस तरह से आपके पास आप उसको यूज करने लायक कैसे बनाते हैं, तो इसको हम प्राइमरी प्रोसेसिंग के अंदर समझाएंगे। फर्स्ट आपका आता है क्लीनिंग। उसमें अनाज को साफ किया जाता है, क्लीनिंग की जाती है, क्योंकि जब आपके पास अनाज आ रहा है तो हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे धूल मिट्टी के कण आदि लगे हों या उसमें पत्थर मिले हुए हों या कुछ मेटल के पार्टिकल्स उसके अंदर पड़े होते हैं, तो उन सभी को साफ किया जाता है विभिन्न प्रकार की मशीनों के द्वारा। एक होता है स्टोन क्लीनर। तो स्टोन क्लीनर यानी उसके अंदर जो छोटे छोटे पत्थर है उनको साफ करने के लिए उस मशीन का, उपकरण का उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है मैग्नेट क्लीनर। मैग्नेट क्लीनर क्या करता है, अगर अनाज के अंदर आपके छोटे छोटे मेटल के पार्टिकल्स हैं, कण पड़े हुए हैं, तो वो उन कण को उठा देता है, अपने में चिपका कर उसको अनाजों से अलग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है आपका ग्रेडिंग। अब ग्रेडिंग, जैसा मैंने ऑयल प्रोसेसिंग में भी आपको बताया था कि ग्रेडिंग मतलब छटाई करना। जो अच्छा अनाज है उसको अलग कर लिया जाता है, या जो अनाज थोड़ा खराब हो गया है या जिसपे कुछ कीड़े आदि लग गए हैं उन अनाजों को अलग कर लिया जाता है। और इन सब ग्रेडिंग का काम छन्नियों के माध्यम से किया जाता है। अलग अलग साइज की छन्नियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग अनाज को निकाला जाता है। ग्रेडिंग होने के बाद थर्ड आपका आता है हलिंग। हलिंग में क्या होता है कि अगर जो अनाज है, अगर उसके अंदर कुछ भी थोड़ी भी भूसी आदि बची है तो उसको अलग कर लिया जाता है हलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से। नेक्स्ट आपका आता है पाउंडिंग। पाउंडिंग, इसको मिलिंग भी कहा जाता है, जहां पर आपके अनाज को पीसा जाता है, यानी जिससे, जैसे कि गेहूं है तो गेहूं की हलिंग होने के बाद, उसका छिलका हटने के बाद उसकी पाउंडिंग या मिलिंग की जाती है और उससे आटा आदि बनाया जाता है। तो हलिंग, पाउंडिंग की प्रक्रिया 3 प्रकार की प्लेट्स का प्रयोग किया जाता है या मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्लेट मिल, हैमर मिल और रोलर मिल। प्लेट मिल जो है इसका ज्यादातर इसका उपयोग वेस्ट अफ्रीका में किया जाता है, जबकि जो हैमर मिल है उसका विकासशील या डेवलपिंग जो कंट्रीज है, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, भारत भी आता है, वहां पर अधिकतर हैमर मिल का प्रयोग किया जाता है पाउंडिंग की प्रक्रिया के लिए या मिलिंग की प्रक्रिया के लिए। और नेक्स्ट है रोलर। ये बहुत एडवांस मशीन है और इस पे खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है, तो इसका अभी इधर इंडिया में इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट आपका आता है पार बॉइलिंग। अब आपके पास अगर गेहूं है वो आ गया। पार बॉइलिंग में क्या होता है, यानी आधा पकाना। उस चावल को स्टीम पर या भाप पर, चावल हो
पार बॉइलिंग अधिकतर वैसे राइस की जाती है, चावल की जाती है और उसको आधा पकाया जाता है। पार बॉइलिंग की प्रक्रिया से जो चावल है वो बहुत पौष्टिक हो जाता है और आगे की चीजों को बनाने के लिए वो बहुत अच्छा हो जाता है। पार बॉइलिंग की प्रक्रिया करने से उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे आपने एक मुरमुरे का नाम सुना होगा, बहुत सबसे हल्का व्यंजन है और इसको स्ट्रीट फूड के नाम से भी जाना जाता है या फिर हम स्नैक्स के रूप में भी इसको लेते हैं। ये जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है जिनके शरीर में, अगर वो इसको पार बॉइल्ड राइस को खाते हैं तो वो बहुत हल्के होते हैं और उनके लिए अच्छे माने जाते हैं। कई जगह गुरुद्वारे या मंदिर में पार बॉइल्ड राइस का प्रसाद भी बांटा जाता है। तो नेक्स्ट प्रक्रिया आपके पार बॉइलिंग की प्रक्रिया एक वैकल्पिक प्रक्रिया है। जरूरी नहीं है कि आपको पाउंडिंग के बाद पार बॉइल करना पड़े। हो सकता है आप पाउंडिंग के बाद सीधे ड्राइंग पर भी आ सकते हैं, लेकिन अगर चावल को अच्छा बनाना है तो आप पार बॉइलिंग भी की जाती है। पार बॉइलिंग के बाद चावल को सुखाया जाता है। अब आपके पास सूखा जो चावल आ गया वो आपके पास बेस्ट चावल है अगर वो पार बॉइलिंग की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। और अब उस चावल को सुखा लिया जाता है और लास्ट स्टोरेज, उसको संग्रहित कर दिया जाता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है आगे की प्रोसेस के लिए। थैंक यू।